is the merciful. This is ESL Academy of Linguistic and Literature, and you are listening to the voice of Sarrana. Our contact number is 030563194464. Respected students, today we are going to discuss constituency, tree, rules, or phrase structure grammar. Today we will discuss in detail. आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस को, CI जिसको कहते हैं, ट्री डायग्राम, एंड विल लर्न व्हाट इज ट्री डायग्राम, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस एंड व्हाट इज सिंटैक्स. सिंटैक्स क्या होता है और इसको लिखने के इसके रूल्स क्या क्या है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे. सिंटैक्स का मतलब होता है कि रूल्स जिसके ज़रिए एक सेंटेंस या वर्ड इसको फॉर्म किया जाता है. एक सेंटेंस है ना, तो आप उसको फॉर्म किस रूल से करते हैं, वो उसका सिंटैक्स का मतलब बेसिकली होता है रूल्स. ये किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं. कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखें तो उसका भी एक सिंटैक्स होता है, उसके सिंटैक्स होते हैं, उन सिंटैक्स को आप लर्न करते हैं. सो इट मीन इन टुडेज लेक्चर, इन टुडेज ई लेक्चर यू विल लर्न व्हाट इज सिंटैक्स एंड हाउ टू फॉर्म सेंटेंस एंड वर्ड्स. फ्रेज सेंटेंस और वर्ड्स को हम फॉर्म कैसे करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. लिखिएगा. सबसे पहले ऊपर लिखें सेंटेंस, ऊपर लिखें सेंटेंस, एस लिखें, और एस को लिखने के बाद इससे दो लाइनें निकालें, यानी उसके अंदर एक लाइन लगाएं एस के नीचे, और एक साइड पे लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी लाइन खींचें, और फिर एक राइट साइड पे एक छोटी सी लाइन खींचें. जो लेफ्ट साइड पे एक लाइन है, उस पे आप लिख दें नाउन फ्रेज, और एक साइड पे लिख दें वर्ब फ्रेज. अब सेंटेंस में जो वर्ब के बाद का हिस्सा होता है वो तकरीबन सारा जो है वो वर्ब फ्रेज में आता है. वर्ब के बाद का जो सा हिस्सा है ना, वो वर्ब फ्रेज में आता है. जो वर्ब से पहले का हिस्सा है वो किस में आता है, जैसे वो प्रोनाउन है या जो भी है, जो नाउन से पहले का हिस्सा होता है वो सारा नाउन फ्रेज में ही आएगा. यानी अगर नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज मिल जाए तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सेंटेंस एक फॉर्म करते हैं. एक मैं छोटा सा यहां पे एक फिक्रा लिखता हूं, ही लेफ्ट क्विकली. अब ही जो है वो क्या है, बेसिकली प्रोनाउन है, और वो किस हिस्से में आएगा, वो नाउन के हिस्से में आएगा, उसे नाउन फ्रेज कहेंगे. जो लेफ्ट क्विकली, ये दोनों जो है पार्ट, ये किस में आएंगे, ये वर्ब फ्रेज में आएंगे. अगर मजीद हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वर्ब फ्रेज में से क्या क्या जनरेट होगा, एक तो वर्ब निकलेगा जो कि लेफ्ट है, और दूसरा क्विकली जो है वो एडवर्ब फ्रेज है. वो क्या है, उसको हम कहेंगे एडवर्ब कहेंगे. तो ये दोनों मिलके यानी वर्ब फ्रेज जो है, और उसको मजीद ब्रेक डाउन हम जब करते हैं नीचे, तो ये क्या बन जाता है, ये वर्ब और एडवर्ब को अगर हम मिलाएं तो ये वर्ब फ्रेज बन जाएगा. ये दोनों यानी लेफ्ट और क्विकली दोनों अल्टीमेटली किस में फॉल करेंगे, उनका जो मेन नोड होगा वो वर्ब फ्रेज होगा. हम मजीद इसके बारे में लर्न करेंगे. हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं फिक्रे को. हम करते हैं द बिग मैन लेफ्ट क्विकली. अब मैंने पहले तो था कि ही लेफ्ट क्विकली, अब मैंने उसे कर दिया द बिग मैन. अब लिखें जरा ये फिक्रा, द बिग मैन लेफ्ट क्विकली. आप ना सारे जितने भी ये सबको अंडरलाइन कर लें, दा को भी करें, बिग मैन को भी करें, लेफ्ट को भी करें, क्विकली को. अब उसके सामने एक छोटा सा एरो उसके सर के ऊपर निकालें, दा के ऊपर छोटा सा एरो ऊपर की तरफ, उसका पॉइंट ऊपर की तरफ, इसके ऊपर लिख दें डिटर्मिनर. ये हमारा क्या है, डिटर्मिनर. ठीक है, इसको हम आर्टिकल भी कह सकते हैं. बिग मैन क्या है, बिग मैन, द बिग मैन को हम क्या कह सकते हैं, हाँ जी, बिग मैन जो है वो हमारा एडजेक्टिव है. इसके ऊपर भी एक एरो निकालें, इसको लिख दें एडजेक्टिव. उसके बाद लेफ्ट जो है वो एक वर्ब है, तो हम उसके ऊपर भी एरो निकालें, ये हमारा वर्ब है. ठीक है, अब क्विकली जो है उसके ऊपर भी एक एरो ऊपर की तरफ निकालें, तो ये हम सारी जो वर्ड क्लासेस है ना, वर्ड क्लासेस जो है इनको हम यानी पॉइंट आउट कर रहे हैं.
ये हमारा एडवर्ब है क्विकली। मैंने आपको बताया, अगर गौर से आप देखें तो आप ओवरऑल अब द और बिग मैन लेफ्ट को, ये द बिग मैन को आप अंडरलाइन कर लें और आगे जो है फिर ओवरऑल नीचे एक लाइन लगाएं, लेफ्ट क्विकली को अलग-अलग कर लें, दोनों को लाइन लगा लें, इसके नीचे लिख लें ये नाउन फ्रेज है। ये सारा क्या है, द बिग मैन जो टोटल है वो नॉन फ्रेज है। अगर हम मजीद इसको एक नोट देना चाहिए या ओवरऑल इसको हम बात करना चाहिए इसके बारे में तो ये नॉन फ्रेज है। अगर हम लेफ्ट की क्विकली को इनको इसको अंडरलाइन कर लें तो ये हमारा क्या है, ये वर्ब फ्रेज है सारा। ठीक है, अब हम इसको जरा करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं मिलके। अब ऐसा करें कि कोई ऐसा पेज ले लें कि जो थोड़ा सा जिसमें आपके पास एम्पल प्लेस हो, यानी काफ़ी प्लेस हो आपके पास। देखिएगा ऊपर लिखे सेंटेंस लिख दें और उसके नीचे लाइन लगा दें और उसमें से एक निकालें, एक लाइन निकालें, उसके साथ लिखें नॉन फ्रेज। एक लाइन निकालें, उसके साथ लिखें नॉन फ्रेज, और एक लाइन साइड पे, यानी एक राइट साइड पे लाइन निकालें और एक लेफ्ट साइड पे लाइन निकालें। एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जो लाइन निकाली है आपने, उसमें से मजीद और लाइनें खींचें, यानी एक सेंटेंस ऊपर लिख के एक लेफ्ट साइड पे लाइन निकालें जिसको हम नाम देंगे नॉन फ्रेज का। छोटी सी लाइन निकालें, उसके आगे लिख दें नॉन फ्रेज। और जो राइट साइड पे आप थोड़ी सी लाइन खींचेंगे, सेंटेंस के नीचे आपने लाइन लगाई ना ऐसे, उसके नीचे वर्टिकल लाइन और सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद नीचे इस साइड से लाइन निकालेंगे और उसको लिखेंगे आप वर्ब फ्रेज। क्योंकि लेफ्ट क्विकली जो है वो ओवरऑल क्या है हमारा, वो एक वर्ब फ्रेज है। जो द बिग मैन जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज को हमने मजीद ब्रेक डाउन करना है कि इसके अंदर क्या चीज है। हम इसको नाउन फ्रेज को मजीद ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें से एक निकल आएगा आर्टिकल या डिटर्मिनर, और दूसरी लाइन जो हम खींचेंगे वो निकल आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बिग मैन से मिला दें और दा को मिला दें किसके साथ, डिटर्मिनर के साथ, क्योंकि नाउन फ्रेज से दो चीजें मजीद निकलेंगी। नाउन फ्रेज के अंदर बंद है, क्या बंद है, डिटर्मिनर भी बंद है उसके अंदर और बिग मैन भी, और बिग मैन एडजेक्टिव है और ये क्या है, ये हमारा आर्टिकल है या डिटर्मिनर है। उसके बाद हम मजीद जरा वर्ब फ्रेज के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर से क्या मजीद नोड लाइन निकल सकती है। अब वर्ब फ्रेज के नीचे आप लिखें कि लेफ्ट हमारा वर्ब है। लेफ्ट क्या है, वो हमारा वर्ब है, तो क्विकली जो है वो एडवर्ब है। हम ऐसा करते हैं कि वर्ब फ्रेज से मजीद लाइन निकालते हैं। इससे एक लाइन निकलेगी एडवर्ब। क्या निकलेगी, एडवर्ब। एडवर्ब को आप क्विकली से मिला दें, फिर वर्ब फ्रेज से एक और लाइन निकालें वर्ब, क्योंकि लेफ्ट वर्ब है, उसको उससे मिला दें। ये हमने एक छोटी सी एक प्रैक्टिस की है, इतना आपको पता चल गया होगा कि इसको हमने ऐसे मजीद डिवाइड करना है। यानी वर्ब फ्रेज से हमने क्या निकालना है कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। मिसाल के तौर पर नीचे हम देखते हैं कि उसके नीचे अगर एडवर्ब है तो हम एक एडवर्ब की लाइन बना देंगे, और उसके बाद लेफ्ट की है तो फिर वर्ब की बना देंगे और एक एडवर्ब की बना सकते हैं। एक और प्रैक्टिस आपको देता हूं, देखिएगा। आई killed the mouse. I killed the mouse in my house. लिख लें, I killed the mouse in my house. I killed the mouse in my house. चलें हम प्रैक्टिस करते हैं मिलके। सबसे ऊपर लिखें S, सबसे ऊपर S लिखें, ठीक है, और एस में से एक लाइन निकालें और उसको लिख दें नाउन फ्रेज, और एक निकालें किस में से, एस में से जो राइट साइड पे आप लाइन निकालेंगे, सेंटेंस है ना, ऊपर हमने लिखा है सेंटेंस, ठीक है जी, और जो हमने लेफ्ट साइड पे निकाली है लाइन उसे हम नाउन फ्रेज लिखेंगे, जो हमने राइट साइड पे निकाली है उसको हमने वर्ब फ्रेज लिख दिया है। अब हमने इसके अंदर से पहले तो फाइंड करना है कि इसके अंदर चीजें क्या क्या हैं। आई किल्ड द माउस इन माई हाउस, ठीक है जी, मैंने अपने घर में एक माउस को मारा। दूसरे लफ्जों में इसका यही मतलब है, किल्ड दूसरी फॉर्म है, द डिटर्मिनर, हाउस नाउन है, माउस जो है वो नाउन है, इन माई हाउस मेरे घर में। आप देखें जरा, आई जो है वो हमारा प्रोनाउन है, उसके अंदर उसके ऊपर लिख दें उसका और एक पॉइंट बना के, उसके बाद किल्ड जो है वो हमारा वर्ब है,
दा जो है उसे डिटर्मिनर भी कह सकते हैं हम, माउस जो है वो नाउन है, इन जो है वो प्रेपोजिशन है, माई जो है वो क्या है, डिटर्मिनर। मैंने अभी आपको बताया कि जितनी पोजेशन शो करते हैं, पोजेसिव जो चीज़ें हैं हमारे प्रोनाउन है, वो सारे डिटर्मिनर में आएंगे। समवन, समवट, वन, समवन, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे डिटर्मिनर में। इन माई, माई हमारा डिटर्मिनर है, हाउस जो है वो हमारा नाउन है। अब देखिएगा जरा, जो हमने नाउन फ्रेज निकाला है, तो नाउन फ्रेज को मैं मजीद ब्रेक डाउन करूंगा तो इससे क्या निकालूंगा, इससे एक तो निकालूंगा प्रोनाउन आई। आई जो है वो मेरा प्रोनाउन है, उसको मैंने नाउन फ्रेज के साथ क्या मिला दिया, एक पॉइंट करके एरो के साथ मिला दिया कि ये मेरा प्रोनाउन। अब जो है इसके नीचे मैंने वर्ब फ्रेज लिखा था, वर्ब फ्रेज से एक लाइन ऐसे निकालें और उस लाइन को सीधा ले जाएं किल्ड के पास, ये हमारा वर्ब है। अब द हाउस, हाँ जी, हाउस हाउस नाउन है, नाउन है, हाउस नाउन होता है, ये सिंपल सी बात। अच्छा, वर्ब फ्रेज है ना, तो वर्ब फ्रेज को हम देखिए, वर्ब में द हाउस जो है, द माउस जो है, सॉरी, आई किल्ड द माउस इन माई हाउस। अब देखें, हाँ जी, हाँ जी, नोट इसके नीचे बनेंगी, ऊपर ऐसे लिखेंगे, ये ना असल में टॉप डाउन है, ये ट्री नहीं, ट्री तो बेसिकली ऊपर की तरफ जाता है ना, तो ये ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये नीचे, आप ये समझ लें कि ये ट्रीज, एक ट्री है ना, तो उसकी नीचे जो है सारी रूट्स हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटेंस के नीचे क्या है, हम उन चीज़ों को डिस्कस करें। सेंटेंस तो हमारे पास होता है, उससे फिर हम चीज़ें जो है वो ऊपर से, क्योंकि हमने एस ऊपर लिखा होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ फिर आते जाते हैं। अब देखिए, हमने नाउन वर्ब फ्रेज जो लिखा है, वर्ब फ्रेज से तो किल्ड जो है हमारा वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज से मैंने एक वर्ब लिख दिया है पॉइंट निकाल के। अब आगे मजीद मैंने वर्ब फ्रेज को किस में डिवाइड करना है, नाउन फ्रेज में, क्योंकि नीचे द हाउस जो है वो मेरा नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज को मजीद जब मैं पुल डाउन करूंगा, नीचे खींचूंगा, तो उससे खींचूंगा तो एक डिटर्मिनर निकल आएगा, एक नाउन निकल आएगा, नाउन को फिर मैंने हाउस से मिला दिया, यानी एक हाउस जो नाउन है, हाउस डिटर्मिनर और नाउन दोनों मिलकर नाउन फ्रेज बनाते हैं। अब आगे इन माई हाउस है, अब हमने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज निकालना है। जो चीज भी प्रेपोजिशन के बाद आती है वो सारी कहलाती क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब देखें, आगे मैंने वर्ब फ्रेज से एक और लाइन खींची है, उसको मैंने नाम दिया प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन माई हाउस, इन माई हाउस, जरा गौर से देखें कि प्रेपोजिशन जो है वो इन से शुरू होती है, और मैंने इसके अंदर से, प्रेपोजिशन के अंदर से एक और चीज निकाली, क्योंकि इन माई हाउस आगे फिर माई हाउस भी बन रहा है, इन तो प्रेपोजिशन बन रहा है, माई हाउस जो है वो डिटर्मिनर बन रहा है, आगे फिर हाउस बन रहा है, तो इसका मतलब है हाउस जो है वो नाउन फ्रेज है। मैंने प्रेपोजिशन से एक और नोट खींचा, उसे बना दिया नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को नीचे मजीद पुल डाउन किया तो उससे मुझे पता चला कि माई भी है, तो उसको मैंने डिटर्मिनर का नाम दे दिया, और जो नाउन फ्रेज है उसको मजीद नीचे खींचा तो हाउस के साथ उसको नाउन कह दिया। ठीक है जी, और फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज से मजीद एक प्रेपोजिशन का एक नोड खींच के इनके साथ मिला दिया। ये हमने उसको एनालाइज कर लिया इस तरह। मजीद आपको कुछ चीज़ें देता हूँ प्रैक्टिस, उससे आपको मजीद समझ आ जाएगी। देखिएगा, यहाँ पे एक आप लिखें, एक सेंटेंस लिखें, ऊपर लिखें वर्ड क्लास लिख लें, अपने नोट्स के ऊपर लिख लें वर्ड क्लास फ्रेज, वर्ड क्लास, क्लास नहीं, क्लास और होता है, क्लास और होता है। वर्ड क्लास को पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, नोट कर लें, वर्ड क्लास को हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये और होती, क्लास और होती है, वो मैं समझाता हूं अभी आपको। वर्ड क्लास क्या होता है, ऊपर लिखें वर्ड क्लास, नीचे लिखें फ्रेज, तीसरी हेडिंग दे दें क्लास, चौथी हेडिंग दें सेंटेंसेस। मैं क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस लिखवाता हूं, उसको हम एनालाइज करते हैं। लिखें द कैट हिट द माउस एंड माउस वॉज वेरी सैड। द कैट हिट द माउस एंड माउस वॉज वेरी सैड। हम मिलके जरा इसको एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या है। पहले तो आप ये चार चीजें लिख लें, ऊपर लिखें वर्ड क्लास, नीचे लिखें फ्रेज, और फिर उसके नीचे लिखें क्लास,
पहले मैंने क्लास लिखवाया, क्लास, वर्ड क्लास को पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, आप स्लैश डाल के पार्ट ऑफ स्पीच भी लिख सकते हैं। इसको वन नाम दें। दूसरा नाम देंगे आप फ्रेज। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के होता है, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज इनकम्प्लीट सेंस। फ्रेज की डेफिनेशन है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो इनकम्प्लीट सेंस देता है। हाँ, अगर आप किसी क्लास के साथ मिला दें, किसी सेंटेंस के साथ मिला दें, तो फिर वो सेंस देने लग जाता है। जैसे नियर द डोर, नियर द कॉर्नर, नियर माई हाउस, थ्रू थिक एंड थिन, इन माई गार्डन। ये सारे फ्रेज हैं, ये ऐसे ब्रिक्स हैं, इनको आप इस्तेमाल करेंगे, किसी सेंटेंस में लगा के इसको मीनिंगफुल बनाएंगे। ये मीनिंगलेस है, ये इनकम्प्लीट है, इनका कोई मतलब नहीं है, बट दे कैन बी यूज्ड इन सेंटेंसेस। इनको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी सेंटेंस के अंदर। ये होते हैं फ्रेज। ये फ्रेज की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। क्लास, क्लास दो तरह की होती है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये भी, और ये इंडिपेंडेंट भी होती है और डिपेंडेंट भी होती है। मिसाल के तौर जो डिपेंडेंट क्लास है वो क्या है, वो खुद कोई मानी नहीं रखती अगर उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास ना हो, यानी इटसेल्फ वो कोई मानी नहीं रखती, लेकिन वो किसी क्लास के साथ मिला दी जाए इंडिपेंडेंट क्लास, प्रिंसिपल क्लास के साथ, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये आपको मीनिंगफुल हो जाती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस देता है, उसका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, इन चीजों को लर्न करने। सब्जेक्ट वो होता है जो एक सेंटेंस के अंदर काम परफॉर्म कर रहा है। वर्ब जो है वो इटसेल्फ एक काम है, वो एक एक्शन, वो एक डायनेमिसिटी को ज़ाहिर करता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर काम परफॉर्म होता है। और बात मजीद सुन लीजिए कि जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो उसने क्या किया है, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। he is playing with hockey or he is sitting in the garden। तो he is sitting in the garden जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सारा प्रेडिकेट है। आप पूरा लिख लीजिए। The cat hit the mouse and mouse was very sad। आप मेरे साथ मिलके इसको हम करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि कौन सा वर्ड क्लास है इसमें, वर्ड क्लास कौन कौन सी है इसमें, यानी पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सा है। दा को अंडरलाइन करें, लिखे नीचे डिटर्मिनर। ये डिटर्मिनर है। मैंने आपको बताया कि जितने भी पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं प्रोनाउन, जैसे माई है, वंस है, ठीक है, समवन है, समवट है, दैट है, दिस है, दोज है, ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। और दी या दा, एन, ए, ये भी सारे ओवरऑल इसके अंदर आते हैं डिटर्मिनर्स। दा जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, उसको नीचे पॉइंट आउट कर दें अंडरलाइन करके। कैट जो है वो नाउन है, अंडरलाइन करके उसके नीचे नाउन एन लिख दें। हिट जो है वो हमारा वर्ब है। पहले आप फिक्रा लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा तो मुझे काइंडली बता दें, मैं दोबारा लिखवा देता हूं। द कैट हिट द माउस एंड द माउस वॉज वेरी सैड। द कैट हिट द माउस एंड माउस वॉज वेरी सैड। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, हमने इसको एनालाइज करना है। हिट जो है वो हमारा वर्ब है, दा जो है वो डिटर्मिनर है, माउस जो है वो हमारा नाउन है, इसको नीचे अंडरलाइन करते जाएं, हम एनालाइज कर रहे हैं। एंड जो है वो हमारा कंजक्शन है, माउस जो है वो फिर नाउन है, वास जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हम इसको वर्ब लिखेंगे सिंपली। उसके बाद वेरी जो है वो क्या, इंटेंसीफायर है, इसको इंटेंसीफायर भी कहते हैं। इंटेंसीफायर भी एक किस्म का एडजेक्टिव होता है। वेरी सैड, सैड जो है वो एडजेक्टिव है। तो जरा देखिएगा, हमने सारी चीजों को पॉइंट आउट कर लिया। अब ऐसा करें, आपने सारी चीजों को अंडरलाइन कर लिया, हम नीचे से अब इनको फाइंड करते हैं। मैंने बताया आपको डिटर्मिनर और नाउन जो है इन दोनों को आप अंडरलाइन करें। पहले हमने अलग-अलग से इनको किया ना पॉइंट आउट। अब डिटर्मिनर और एन को आप अंडरलाइन करेंगे तो ये बना देगा हमारा नाउन फ्रेज। यानी अगर डिटर्मिनर और नाउन जो है वो दोनों मिल जाएं तो वो एक फॉर्म कर लेता है नाउन फ्रेज। आगे आपने वर्ब को छोड़ देना है, आगे फिर डिटर्मिनर और नाउन को दोनों को मिलाएं तो ये फिर फॉर्म कर देगा एक नाउन फ्रेज। आगे मजीद लास्ट पे आ जाएं
क्योंकि वेरी सैड जो है एक इंटेंसिफायर है और एक हमारा एडजेक्टिव है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये भी क्या बना देगा, इसको ये हमारा बना देगा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, यानी इंटेंसिफायर और एडजेक्टिव दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये बना देगा एडजेक्टिव फ्रेज। अब थोड़ा सा मजीद करते हैं। अब नाउन फ्रेज को हमने जो नाउन फ्रेज को और वर्ब को अगर आपस में मिला दें तो ये क्या बना देगा, हमारा वर्ब फ्रेज। बात याद रखिएगा, जो वर्ब के बाद जितना भी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, ओवरऑल वर्ब फ्रेज। यानी वर्ब के बाद जो भी आएगा वो सारा वर्ब फ्रेज के अंदर आके उसके अंदर आके इनकैप्सुलेट हो जाएगा। यानी पहले तो हमने डिटर्मिनर और नाउन को मिलाया ना, द माउस, यानी द कैट हिट द माउस जो है, मैंने पहले उसको द माउस को दोनों को क्या कह दिया, डिटर्मिनर और नाउन है, और इन दोनों को मिला के मैंने नाउन फ्रेज बनाया। और बाद में जो वर्ब छोड़ दिया था पहले, इन दोनों को यानी नाउन फ्रेज को इसके साथ मिलाऊंगा तो ये वर्ब फ्रेज बन जाएगा। ये हम जस्ट इसको लर्न कर रहे हैं, उसके बाद इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे, वो असाइनमेंट में आपको मजीद समझ आएगा। यानी डिटर्मिनर और नाउन को, रबिया और अम्बरीन, अगर मैंने डिटर्मिनर और नाउन को वर्ब के साथ मिलाऊं तो ये क्या बना देगा, डिटर्मिनर और नाउन नाउन फ्रेज हम मुझे दे रहा है, और नाउन फ्रेज को जब मैं वर्ब के साथ मिलाऊंगा तो ये अल्टीमेटली वर्ब फ्रेज के अंदर इनकैप्सुलेट हो जाएगा आके, यानी ये बन जाएगा वर्ब फ्रेज। आगे आ जाए, उसके बाद ये नाउन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, इंटेंसिफायर और एडजेक्टिव इन दोनों को मिलाया। नीचे आए, क्लासेस को हम देखते हैं, क्लास क्या होता है। हिट द माउस और माउस वर सैड जो है, इसके अंदर दो क्लासेस हैं। गौर से देखें अगर इसको, द कैट हिट द माउस ये एक क्लास है, माउस वॉज वेरी सैड, ये दोनों, ये आपको क्या लगती है अम्बरीन, ये डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट, ये प्रिंसिपल क्लासेस हैं या ये क्या हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं, डिपेंडेंट क्लासेस हैं या इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दोनों। द कैट हिट द माउस और माउस वॉज वेरी सैड। ये दोनों, बात सुन लें, ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि ये दोनों सेंस दे सकती हैं। जैसे मैं कहता हूं द कैट हिट द माउस, एक सेंस तो कंप्लीट होगी ना। माउस वॉज वेरी सैड, माउस वॉज वेरी सैड अगर मैं ये भी कह दूं तो तब भी ये अपनी सेंस दे रही है, ठीक है। दोनों, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये अलग-अलग से अपनी एक एंटिटी रखती हैं। इन दोनों, अगर ऐसी क्लासेस आपस में जुड़ी हों, इसको जरा नाम दें, अगर दोनों क्लासेस, इस तरह की क्लासेस जो दोनों इंडिपेंडेंट हो, वो आपस में जुड़ी हों, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। लिख लें, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जो हैं वो आपस में जुड़ी हों तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या 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 जाना जाता है, नोट, अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और वो आपस में जुड़ जाएं तो उसको हम नाम देते हैं क्या, कंपाउंड सेंटेंस का। इफ टू मेजर क्लासेस, यानी क्लास 1 और क्लास 1 और क्लास 2 दोनों मेजर क्लास हों, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और वो आपस में जुड़ी हों, इट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। जैसे हमारे पास है द कैट हिट द माउस एंड माउस वाज सैड, तो दोनों जो हैं ये हमारी मेजर क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट है ये दोनों, इट इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। इसको कंपाउंड सेंटेंस करें। अब मैं इसको जरा आपको बना के देता हूं कि इसमें डिपेंडेंट क्लास कौन सी है और मजीद बनाते हैं। अब आगे लिखें कि फिक्रा, अब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बनाते हैं। व्हेन द कैट हिट द माउस वाज सैड, द माउस वाज सैड जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। When the cat hit the mouse, when the cat hit the mouse, अब when the cat hit the mouse जो है ये डिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंड कर रही है the mouse was sad पे, ठीक है। when the cat, यानी when के बाद which के बाद जो आता है, मोस्टली जो क्लास आती है वो क्या होती है, वो डिपेंडेंट होती है। आप पढ़ लें इसकी डेफिनेशन, जो विच, व्हाट और इस तरह व्हेन के साथ जो क्लासेस मोस्टली आती हैं वो डेफिनेशन में आप पढ़ लें, वो क्या होती है मोस्टली, आपने पढ़ा होगा
अम्ब्रीन आपने पढ़ा होगा कि ये जब व्हाट के साथ वो कहते हैं विच के साथ मोस्टली आती है, व्हेन के साथ आती है क्लास, तो वो क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास हो जाती है। अब व्हेन द कैट हिट द माउस, ये क्या, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंड किस पे कर रही है, द माउस वाज सैड पे। तो इसलिए ये जब दो क्लासेस इस तरह की जुड़ी हो, एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लिख ले, नोट कर ले। आपने बड़ी ग्रामर पढ़ी होंगी लेकिन ये क्लियर नहीं करते कंसेप्ट। आज आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि व्हेन द कैट हिट द माउस, ये एक डिपेंडेंट क्लास है, और द माउस वाज वेरी सैड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। जब ये दोनों आपस में जुड़ी हो तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। ऐसे सेंटेंस जो फॉर्म्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसी क्लासेस जो जुड़ी होती हैं, इन क्लासेस को ओवरऑल हम जाना जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर मजीद थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा। इसके अंदर से हम फाइंड करते हैं कि इसके अंदर फ्रेज कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस नहीं देता वो होता है फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट कन्वे फुल मीनिंग, रादर इट कन्वेज पार्शियल मीनिंग। जुजवी मीनिंग देता है लेकिन इट डज नॉट प्रोवाइड यू कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस जिसकी आएगी वो सेंटेंस होगा। चलें, लेट्स सी हाउ मेनी फ्रेजेस आर ओवर हियर। हम देखते हैं कि कितने फ्रेजेस इसके अंदर मौजूद हैं। चलें, मेरी हेल्प करें आप लोग इसमें फाइंड करने की। द कैट इज अ फ्रेज, द माउस इज अ फ्रेज, वेरी सैड इज अ फ्रेज। हाँ जी, इसको अंडरलाइन कर लें। इसके अंदर कितने फ्रेज हैं, इसके अंदर कितने फ्रेज मौजूद हैं? अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर आपको मिलेंगे, मुझे तो 3 फ्रेज नजर आ रहे हैं। द कैट, द माउस, वेरी सैड, ये 3 फ्रेज हैं। अब द कैट जो है इसका भी कोई मानी नहीं है, द माउस जो है ये भी कोई, वेरी सैड भी कोई मानी नहीं दे रहा। अगर मैं इनको किसी के साथ मिला दूंगा तो ये मानी देगा द कैट हिट द माउस एंड माउस वाज वेरी सैड। नो, इट्स गिविंग मीनिंग। मजीद हमने एक लर्न किया था पैराडिग्मेटिक रिलेशन और सिंटैग्मेटिक रिलेशन, आपको याद होगा। पैराडिग्मेटिक रिलेशन क्या होता है और सिंटैग्मेटिक रिलेशन क्या होता है? एक वर्टिकल था, एक हॉरिजॉन्टल था। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? फर्डिनेंड डी सॉशर ने। फर्डिनेंड डी सॉशर ने कंसेप्ट दिया था सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक का, कि माइंड में वोकैबुलरी जो है। अब देखें, द कैट हिट द माउस, इन द कैट हिट द माउस एंड माउस वाज सैड। अब जरा देखें, कैट में हम कैट की जगह पे कितने मानी लगा सकते हैं? कैट की जगह पे मैन लगा सकते हैं, मैन हिट द माउस, बुक हिट द माउस, काउ हिट द माउस, डॉग हिट द माउस, लायन हिट द माउस, वन यानी समवन हिट द माउस। अब इतने वर्ड्स जो है जो मेरे ऐसे आ रहे हैं वर्टिकली, अगर मैं इसको देखूं तो वो कैसे आ रहे हैं, मानिए। अब मजीद आ जाए, हिट द माउस, हिट दैट माउस, हिट वन माउस, हिट आ माउस। ठीक है, कितने मानी यानी मैं इसके लिए भी यूज कर सकता हूं। अब ये तो हमने लर्न कर लिया इसके बारे में। आगे मजीद जरा एक पॉइंट लिख लें, ये भी मैंने आपको बताना है। लिखें जी, मेजर टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं, कितने किस्म के सेंटेंस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखें, इंपेरेटिव सेंटेंस लिखें और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखें। जितने भी, अच्छा, 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है मेजर सेंटेंस और एक होते हैं माइनर सेंटेंस। लिखें, मेजर सेंटेंस क्या होता है और माइनर सेंटेंस क्या होता है। जो मेजर सेंटेंस होता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो
सब्स्टिट्यूशनल वे से यूज होता है। एक तरीका, दूसरा तरीका, चौथा, पांचवा, कई तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल, कभी एक्टिव पैसिव ये बन सकता है। उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। अब देखिए उसकी टाइप भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे अ कैट हैज हिट द माउस। मैं एक पहला डिक्लेरेटिव, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और उसका ऑब्जेक्ट भी हो। जैसे मैंने देखा कि अ कैट हैज हिट द माउस। अगर मैं इसको इंटरप्टिव बनाऊंगा तो मैं बना दूंगा हैज अ कैट हिट द माउस। अगर मजीद उसको इंपेरेटिव बताऊंगा तो हिट अ माउस, हिट अ माउस, ओपन द डोर, हिट द कैट, हिट द माउस, कैच द बॉल। यानी वो वर्ब से स्टार्ट होगा। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होता है। एक्सक्लेमेटरी से बनाऊंगा तो वो क्या बनाऊंगा, व्हाट अ कैट, व्हाट ए कैट हिट अ माउस, व्हाट ए कैट हिट अ माउस। यानी मैं उसे थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी, उसके अंदर एक हैरानगी की कोई फीलिंग्स डाल दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा। हैरान हो गया, ओ व्हाट अ कैट हिट द माउस। तो डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक ही सेंटेंस है, उसने अपनी कितनी शक्लें बदल दी। यानी वो एज अ सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो सकता है, जो मेजर सेंटेंस होता है। अब जो माइनर सेंटेंस होता है उसको जरा देखिएगा। जैसे मैं आपको कहता हूं हैप्पी ईद। अब हैप्पी ईद का ना तो आप इसका पैसिव बना सकते हैं, ना इसको आप सब्स्टिट्यूशनल वे से यूज कर सकते हैं, ना इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना इसका कोई प्रेडिकेट है। हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी वैलेंटाइन। अब देखिए ये माइनर सेंटेंस है। जो मेजर सेंटेंस होगा, जैसे अ कैट हिट द माउस, ये पैसिव भी यूज होगा। माउस हैज बीन हिट बाय अ कैट, इसको मैंने पैसिव भी बना दिया। इसको मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, दोबारा उसको और शक्ल में उसे मैं यूज कर सकता हूं। तो एक मेजर सेंटेंस के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट कैन हैव अ सब्स्टिट्यूशन, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अ कैट हिट द माउस, अंडरलाइन कर लें, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। अ कैट हैज हिट अ माउस, अब वो सारा जो है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट है। अ कैट हैज हिट द माउस, ये हिट द माउस जो है ये सारा प्रेडिकेट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। A predicate is a part of sentence that tells something about the subject. I hope you got this point. Now come to the assignment. अब हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं और असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं, उससे कुछ लर्न करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आज हम इसके बारे में लर्न कर लेंगे और उसके बाद फिर हम मजीद जो है इसकी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। अगर वो आ जाती है तो डेफिनेटली वो आना है क्वेश्चन, उसने आपसे पूछना है कि कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस क्या होता है, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स क्या हैं, ट्री डायग्राम बनाइए, आपको सेंटेंस दे देगा और उसके बाद आपसे डिमांड की जाएगी कि इसका आप क्या बनाएं, इसका ट्री डायग्राम बनाएं। और वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको सॉल्व करना है। जो मैंने इतनी डिस्कशन की है इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो बताइएगा। अमरीन और रबिया, जो मैंने इतनी डिस्कशन की है इसकी कोई आपको समझ आई है? हाँ जी, देखें सेंटेंस बराबर होता है, लिख लें, उसके आगे एक थोड़ा सा एरो निकालें और उसके आगे लिखें सेंटेंस। चूँकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको और लिखवा दूँ, फंडामेंटल चीज़ें जो है फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर से रिलेटेड। सेंटेंस के आगे एरो निकालें। नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज जो है ये बनाता है सेंटेंस एक, यानी ये हेड होते हैं मेन। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हैं तो मीन टू से दैट इट कैन बी कॉल्ड सेंटेंस। नाउन फ्रेज के अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर लिख लें दूसरा पॉइंट, नाउन फ्रेज के अंदर होगा डिटर्मिनर, नाउन, प्रोनाउन और प्रोनाउन, पी और एन लिख लें। उसके बाद लिख लें वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज के अंदर क्या होगा, नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब। ये किसके अंदर होगा, वर्ब फ्रेज के अंदर। प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर क्या होगा,
प्रपोजिशन के अंदर प्रपोजिशन हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा ये फ्रेज़ हो सकता है, कोई और फ्रेज़ इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है। और उसके अलावा ये नीचे एक सेंटेंस है, वो लिखें द बॉय, नीचे लिखें अकेला लिखें वर्ड द बॉय। द बॉय को थोड़ा सा इसको टी डायग्राम से लिखें तो द बॉय एक नाउन फ्रेज है। द जो है, अगर द नाउन फ्रेज से हम मज़ीद एक निकालें लाइन तो उससे निकलेगी जो द को मिलाएगी वो डिटर्मिनर है। और नाउन फ्रेज से हम मज़ीद निकालेंगे नाउन निकलेगा और नाउन जो है वो बॉय को जाके टच करेगा। तो इस तरह डिटर्मिनर और नाउन ने मिलकर एक नाउन फ्रेज बनाया है। आगे द बॉय इन द यार्ड, इसको ज़रा हम करते हैं टी डायग्राम से। नाउन फ्रेज के नीचे एक लाइन निकालें और डिटर्मिनर उसके से डिटर्मिनर लिखें और फिर नाउन फ्रेज से एक और लाइन निकालें, उससे नाउन लिखें और नाउन को मिला दें बॉय से। और उसके बाद इन द यार्ड, द बॉय इन द यार्ड, एक लड़का यार्ड में। अब नाउन फ्रेज से एक और लाइन निकालिएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज की। प्रेपोजिशन क्योंकि हम नीचे इन द यार्ड जो है, तो मजीद प्रेपोजिशनल फ्रेज से एक और लाइन निकालें और उसका नाम लिखें नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को मजीद डिवाइड करें और उसमें से एक निकालें डिटर्मिनर, उसको दा से मिला दें, और एक नाउन निकालें उसको यार्ड से मिला दें क्योंकि यार्ड नाउन है। और इसके बाद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज से एक मजीद लाइन निकालें फ्रेज प्रेपोजिशन की और उसको इन से मिलाएं। ये हमने इसका टी डायग्राम बना लिया है। लेट्स स्टार्ट टुडेज असाइनमेंट। ज़रा असाइनमेंट जो है वो ओपन कर लें, उसको हम डिस्कस करते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। बाकी मैंने आपको उधर से जो मेरी बड़ी बुक है उससे भी मैंने कुछ आपको सेंड किया हुआ, हम उसको भी पढ़ेंगे, उसको हम कल पढ़ लेंगे, आज ये असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। Respected students, you're listening to the voice of Sarrana. Our contact number is 0305631944. Let's discuss syntax. What is syntax? Syntax क्या होता है? Syntax का मतलब बेसिकली होता है रूल। किसी यानी वर्ड को या सेंटेंस को, फ्रेज को, क्लास को फॉर्म करने का जो रूल है वो आपका सिंटैक्स है। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ द रूल गवर्निंग द वे वर्ड्स आर कंबाइंड। आपने असाइनमेंट ओपन कर ली है तो काइंडली मुझे बताएं, हैव यू ओपनड असाइनमेंट जो मैंने अभी सेंड की है? हाँ जी, उसको जरा ओपन करें। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ द रूल गवर्निंग द वे वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है बनाना सेंटेंसेस इनटू लैंग्वेज, जैसे गार्डन द चिल्ड्रन आर वर्किंग। अब देखिए ये रूल है, गार्डन द गार्डन चिल्ड्रन आर वर्क इन। आगे कहते द क्लास। व्हाट सिंटैक्टिक का मतलब लिखें, सिंटैक्टिक का मतलब है रूल्स, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के क्या रूल हैं। द क्लास व्हाट सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इज एंड व्हाट द रूल्स दैट डिटरमिन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर आर लाइक syntax. Properties of the syntactic knowledge. Human can understand and produce in infinite number of sentences they never heard before. इंसान के अंदर इतना नॉलेज है कि वो इनफाइनाइट नंबर बना सकता है। इनफाइनाइट लॉ महदूद। ले जी, एक आपको लाइन दे दूं तो आप उस पर थीसिस लिख देते हैं, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट जो है सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, नेवर हर्ड बिफोर, ऐसे सेंटेंस भी बना देते हैं जो पहले आपने सुने नहीं होते लैंग्वेज के अंदर। सम पर्पल नट्स आर स्टार्टिंग टू टैंगोज ऑन माइक्रोवेव्स, यानी ये एक फिक्रा उसने दिया हुआ है। आवर ग्रामर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस लॉन्ग सेंटेंस। अब लंबे लंबे सेंटेंस, नीचे उसने एग्जांपल दिए। बिल सेड दैट ही थॉट दैट द esteemed leaders of the house had it in mind to tell the unfortunate vice president that the calls that they made from the office in the White House that he thought was private. अब देखिए ये लॉन्ग सेंटेंस है और ये फॉर्म किया है किसी ग्रामेटिकल रूल के साथ, उसको उसने फॉर्म किया।
इट इनेबल्स अस डिटरमिन द ग्रामेटिकल रिलेशन इन द सेंटेंस। अब ये जो रूल है, सिंटैक्टिक रूल, हमें बताएंगे कि इनको हमने एवेल्यूट कैसे करना है, इसको हमने इसको रिलेशन क्या बताना है कि सेंटेंस के अंदर रिलेशन क्या क्या है, यानी कहाँ पे उसने कंजक्शन लगाया है, कहाँ पे नाउन फ्रेज है, कहाँ वर्ब फ्रेज है, कहाँ डिटर्मिनर है, कहाँ आर्टिकल है। ये सारी चीज़ें फाइंड करने में हमारी सिंटैक्स के जो रूल्स हैं वो हमारी मदद करते हैं। मैरी हायर्ड बिल, यानी मैरी ने किसको हायर्ड किया? बिल को। बिल हायर्ड मैरी। सेंटेंस देखिए ये सेम ही है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है कि मैरी हायर्ड बिल, बिल हायर्ड मैरी। उसने थोड़ा सा उसको चेंज किया है, उसके सिंटैक्स जो है वो उसका चेंज कर दिया, वो यानी बिल को शुरू में ले आया तो वो मानी बदल गए। वो बता रहा है कि कैसे सिंटैक्स जो है वो असरअंदाज होता है मानी पे। सिंटैक्स और मीनिंग, नॉनसेंस सेंटेंसेस विद अ क्लियर सिंटैक्स। अब देखिए ये सिमेंटिकली रॉन्ग है। मैं आपसे एक फिक्रा बोलता हूं, आई ईट वाटर, आई ईट वाटर। अम्बरीन आप बताएं ये फिक्रा ठीक है? आई ईट वाटर, आई ईट वाटर, आई। देखिए अगर देखा जाए सिमेंटिकली, ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये फिक्रा ठीक है, आई ईट वाटर, मैं पानी पीता हूं, मैं आई ईट वाटर, मैं पानी खाता हूं, अगर मैं ऐसे कहता हूं। लेकिन सेंस वाइज देखा जाए तो इट इज रॉन्ग, क्योंकि पानी जो होता है वो ड्रिंक किया जाता है, वो खाया नहीं जाता। ठीक है, तो कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, ये नोम चॉम्स्की ने अपनी बुक के अंदर ये बताया था कि सीमेंटिकली चीज और होती है बट ग्रामेटिकली और होती है। बाज़ औक़ात ग्रामेटिकली चीज ठीक होती है बट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग गुड सेंस, इट इज अ सेंसलेस, बट ग्रामेटिकली इट्स लुकिंग क्वाइट वेल। अ वर्ब crumpled the milk, I gave the questions to scuba diving acts। यानी ये सारे वो उसने बताए हैं, ये सारे सेंटेंस है जो बिल्कुल कोई सेंस नहीं देते, लेकिन ये ग्रामेटिकली ठीक है। एज अपोज टू द फ्यूरियसली स्लीप आइडिया ग्रीन कलरलेस मिल्क द क्रम्पल्ड द क्वेश्चन एंड एग्स स्कूबा डाइविंग गिव्स। यानी ये वो कहता है ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल अपोज्ड हैं। कोई आप मिल्क जो है अगर वो आप उंडेल देते हैं जो गिर जाता है तो उसे हम कहते हैं स्पिल्ट मिल्क, उसका कोई उसके साथ यूज होता है। तो ये चीजें कहता है बिल्कुल सिमेंटिकली ठीक नहीं है, सिमेंटिक वाइज ये ठीक नहीं है। सेंटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ द डिस्क्रीट यूनिट दैट आर कंबाइंड बाय रूल्स। These rules explain how speaker can store infinite knowledge in a finite space brain। अब ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इनको किसी ना किसी रूल के साथ, जो ग्रामर के रूल होते हैं, कहता है ये उनके साथ इनको बयान किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है और एक ऑर्डर के साथ। और स्पीकर जो है वो अपने इन इनफाइनाइट नॉलेज को फाइनाइट स्पेस ब्रेन के अंदर रखता है, इन रूल को, रूल के जरिए बोलता है या लिखता है। जनरेटिव ग्रामर क्या है? जनरेटिव ग्रामर का कंसेप्ट नोम चॉम्स्की ने दिया था और उसने एक यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट दिया था कि जो सा भी बच्चा है, या वो इंग्लैंड से ताल्लुक रखता है, या वो एशिया से ताल्लुक रखता है, अफ्रीका से ताल्लुक रखता है, या किसी भी दुनिया की लैंग्वेज से ताल्लुक रखता है, उसकी कहता है कि यूनिवर्सल ग्रामर उसके अंदर होती है। उसके माइंड के अंदर जो ग्रामर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, वो कहता है। Noam Chomsky 1950 generative a very explicit system of the rules specifying what combination of the basic element result in well-formed sentences, define the syntactic structure of language। उसने syntactic structure जो है, जो language का syntactic structure है, वो उसने बताया। generative grammar must allow all the only grammatical sentences in a language, descriptive rules not necessarily prescriptive। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव रूल और होते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव और होते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव रूल वो है जो आपके ऊपर इम्पोज कर दिए गए हैं और आपने उनको फॉलो करना है, अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। डिस्क्रिप्टिव रूल जो है वो आज़ाद होते हैं, वो आप जैसा उसको चाहे उसको डिस्क्राइब कर दें। प्रिस्क्रिप्टिव आर गिवन बाय द ग्रामेरियन कि भाई जो आपने इसको फॉलो करना है। ईच रूल री राइट्स
अ कॉन्स्टिट्यूएंट इनटू वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी चीज का मिलाप, किसी चीज का को इम्बेडेड करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, कॉन्स्टिट्यूट मिलाना। जनरेटिव ग्रामर, ऑल एंड ओनली, all grammatical sentences and only grammatical sentences, finite rule in finite number of well formed sentences। फाइनाइट रूल है और काउंटलेस आपके पास सेंटेंसेस हैं, उनको आपने फाइनाइट रूल जो आपको दिए गए हैं, जैसे ग्रामर के रूल है, आपने उन रूल को फॉलो करना है। वर्ड्स बहुत ज्यादा है, आपने उनको क्या करना है, उनको अपने फाइनाइट रूल के साथ आपने सेट करना है ऑर्डर के साथ, उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद डिटर्मिनर लगाना है, प्रेपोजिशन लगाना है, या जैसे भी आपने लगाना है, तो उस रूल के जरिए उसको आपने इनफाइनाइट जो आपके पास सेंटेंसेस हैं उनको फाइनाइट रूल के साथ आपने इकट्ठा करना है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, ट्रांसफॉर्मेशन, ये पहले भी मैंने डिस्कस की अभी कि फ्रेज स्ट्रक्चर रूल के फ्रेज क्या है, फ्रेज का क्या स्ट्रक्चर है, फ्रेज के अंदर क्या चीज है। फ्रेज के अंदर को जब हम फ्रेज को तोड़ते हैं तो फ्रेज के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर भी डिटर्मिनर होता है, उसके अंदर प्रेपोजिशन होती है, उसके अंदर कोई नाउन होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल रूल, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं एक से दूसरे, एक्टिव का पैसिव बना दें, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना दें, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना लें, इंट्रोगेटिव बना लें, नेगेटिव बना लें, इंपेरेटिव बना लें, एक्सक्लेमेटरी बना लें। एक से दूसरे में बदल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब होता है बदलना। कॉन्स्टिट्यूएंट, अ कॉन्स्टिट्यूएंट इज अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड, यानी वर्ड्स की एक स्ट्रिंग है दैट फंक्शन एज अ यूनिट, जो एज अ यूनिट फंक्शन करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट आर एम्बेडेड वन इनसाइड अनदर टू फॉर्म अ लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ हेरेरिकल स्ट्रक्चर। हेरेरिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक डायग्राम की शक्ल, एक स्ट्रक्चर की जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। This hierarchical structure is presented in a tree structure। आपने अगर ट्री को देखा हो तो उसकी ब्रांचेस होती हैं, नोड्स होते हैं, और एक दूसरे से शाखें जो हैं वो जुड़ी होती हैं, और वो इतनी सारी शाखें एक दरख्त से निकलती हैं, वो सारा उसका हायरार्किकल सिस्टम होता है। फ्रेज कैटेगरी, आप देखें जरा गौर से। फ्रेज कैटेगरी के अंदर उसने कैटेगरीज के अंदर आपको बताया है कि टेंस फ्रेज होता है। देखें, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। सेंटेंस टेंस फ्रेज। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउन फ्रेज क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि असलम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अम्ब्रीन्स गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अम्ब्रीन जो है ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, वो काम करने वाला है। यानी अम्ब्रीन रीड्स न्यूज़पेपर डेली, तो अम्ब्रीन जो है वो इस सेंटेंस का क्या बनेगा, वो नाउन फ्रेज बनेगा। रीड जो है वो क्या है, वो वर्ब फ्रेज है। रीड्स, वर्ब फ्रेज प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस के बारे में कुछ बताता है, वर्ब से आगे सारा जो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है वो सारा प्रेडिकेट है। उसको आप प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, वर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक फिक्रा लिखता हूं कि द कैट हिट्स द माउस। अब इसके अंदर प्रेडिकेट क्या है, हिट द माउस सारा प्रेडिकेट है, हिट द माउस तक। prepositional phrase, I live near the hospital, I live near the hospital, near the hospital। अब जो near the hospital है, I live near the garden, और in the garden I am visiting, या आप कह लें कि डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन टू फ्रेंड्स। तो जो भी प्रेपोजिशन के बाद आएगा, जितना भी वो हिस्सा है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। दे हेल्प अस थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू जो है वो भी यहां प्रेपोजिशन है, थ्रू थिक एंड थिन। दे लिव बियॉन्ड माई हाउस, बियॉन्ड माई हाउस जो प्रेपोजिशन है, बियॉन्ड
तो बियॉन्ड माई हाउस जो सारा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, बियॉन्ड माई हाउस। लिख लें ये सारी, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल हैं। वी विजिट मस्जिद ड्यूरिंग समर वेकेशन। ड्यूरिंग जो है ये भी एक प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो ड्यूरिंग समर वेकेशन सारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव के साथ जो हिस्सा जुड़ा होगा हम उस सबको कह सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज जो एडवर्ब के साथ जो जुड़ा है या जो एडवर्ब खुद है वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल दैट डिटरमिन्स व्हाट गोस इनटू फ्रेज। फ्रेज के अंदर का क्या कॉन्स्टिट्यूट है, फ्रेज के अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर। ग्रामर भी इसको बोलते हैं, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स भी बोलते हैं। हाउ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑर्डर्ड, यानी उसके जो हिस्से हैं फ्रेज के वो कैसे ऑर्डर्ड होते हैं। क्या आप ऐसे ही फ्रेज बना लेते हैं? नो, आप ऐसे फ्रेज नहीं बना सकते, उसका भी कोई रूल होगा। ईच रूल रीराइट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट इनटू वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट। एक के अंदर कहता है और रूल होते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल क्या है जी? आर जनरेटिव और रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब लिखें रिकर्सिव, और रिकर्जन का मतलब होता है किसी चीज का रीआइटरेट होना, रिपीट होना। गिव डिफरेंट एनालिसिस ऑफ सिंटैक्टिकली एम्बिगुअस सेंटेंस। आगे आए जी, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के अंदर क्या होता है? नाउन फ्रेज के अंदर जरा लाइन ये देखें आप, ये एरो बना हुआ है, उसके आगे मैंने लिखा हुआ डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन और प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये सारी चीजें जो है नाउन फ्रेज के अंदर आएंगी। अगर इन चीजों को हमने इकट्ठा करना है तो उसका एक रूल है। प्रेपोजिशनल जो है, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो मिलके क्या नाउन बनाएंगे। नाउन के बाद डिटर्मिनर और एडजेक्टिव जो हैं ये मिलके अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है वो नाउन फ्रेज की तरफ चली जाएंगी। द अनओपन बुक्स ऑन द टेबल। द अनओपन बुक्स ऑन द टेबल। ये ऑन द टेबल जो है ये क्या है? ये है हमारा, लिख लें इसको, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है। ये बुक्स जो है ये नाउन है। अनओपन्ड, द अनओपन्ड, द जो वो क्या है? डिटर्मिनर है। और अनओपन्ड क्या है बताएगा कोई आप में से मुझे कि व्हाट इज अनओपन्ड? अनओपन्ड यहां पे एडजेक्टिव है जो बुक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो बुक्स को बता रहा है कि ये अनओपन्ड पड़ी हुई है। हमेशा एडजेक्टिव जो है वो किसके बारे में बताता है? वो आपको नाउन के बारे में बताता है। सो नाउन फ्रेज मस्ट कंटेन अ नाउन फ्रेज बट कैन आल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ अदर फ्रेजेस। यानी एक नाउन फ्रेज जो है उसके अंदर क्या कहता है? कहता है कि नाउन फ्रेज के अंदर एक नाउन फ्रेज होगा बट कैन आल्सो कंटेन लॉट ऑफ अदर फ्रेज। उसके अंदर दूसरे फ्रेज भी उसके अंदर आ जाते हैं नाउन फ्रेज के अंदर। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल जी। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ द वर्बल फ्रेज। वर्बल फ्रेज जो है उसके अंदर जी वर्ब है, जैसे ये वर्ब उसने मिसाल दी शाउटेड, ये एक वर्ब है। वर्ब फ्रेज शाउटेड हैप्पीली, ये हैप्पीली जो है ये एडवर्ब है। वर्ब फ्रेज और वर्ब प्लस नाउन फ्रेज, किक द बॉल, किक द बॉल, यानी किक जो है वो वर्ब है। द बॉल जो है ये क्या है? इसके अंदर डिटर्मिनर भी है। द जो है वो डिटर्मिनर है और बॉल जो है वो हमारा नाउन है, तो उसने आगे लिख दिया ये किक द बॉल जो है ये वर्ब है, उससे एनपी लिख दिया, नाउन फ्रेज। इनको काइंडली इनको नोट करती जाएं इन चीज़ों को। वर्बल फ्रेज के आगे देखें एरो निकला हुआ है और ये आगे फिक्रा लिखा है, पुट द बुक ऑन द डेस्क। पुट द बुक ऑन द डेस्क क्वाइटली। हाँ जी, पुट जो है हमारा वर्ब है, द बुक जो है, द बुक ये हमारा नाउन फ्रेज है। ऑन द टेबल उसने लिखा है प्रपोजिशन फ्रेज। आप चाहें तो इसको साथ साथ नोट करती जाएं, प्रपोजिशन फ्रेज। और क्वाइटली जो है, क्वाइटली एल वाई का इजाफा किया हुआ, क्वाइटली एल वाई वाले मोस्टली जो हैं वो एडवर्ब होते हैं, तो ये एडवर्ब उसने लिखा है। आगे, नो द स्टूडेंट अटेंडेड देयर लेक्चर्स। हाँ जी, वर्ब फ्रेज है
नो जो है हमारा वर्ब है, द स्टूडेंट अटेंडेड द लेक्चर जो है ये सारा उसने उसको एस लिखा हुआ है सेंटेंस। सो अ वर्ब फ्रेज मस्ट कंटेन अ वर्ब बट कैन आल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ अदर फ्रेजेस। वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, प्रपोजिशन फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब और सेंटेंस भी एक हो सकता है। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, सेंटेंस क्लास लेवल फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, जो अमरीन आप कह रही थी पीएस भी इसको कहते हैं। अब हमने फ्रेज स्ट्रक्चर को देखना है, यानी जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या होता है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। एक जो सेंटेंस है उसके अंदर वो कंटेन किसको करता है, कंसिस्ट होता है नाउन और वर्ब फ्रेज पे। सेंटेंस इज ऑब्लिगेटरी कंप्राइज्ड, यानी ऑब्लिगेटरी के वो कंप्राइज्ड होता है किसके ऊपर, कंप्राइज्ड ऑफ नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। अगर ये चीजें नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं बनता। नाउन फ्रेज, द स्टूडेंट, वर्ब फ्रेज, अटेंडेड देयर लेक्चर, द स्टूडेंट अटेंडेड देयर लेक्चर, द स्टूडेंट अटेंडेड देयर लेक्चर। सेंटेंस जो है वो हमारा नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज जो है, और उसके बाद सेंटेंस जो है ये कि एस जो लिखा है उसके अंदर कहता है नाउन फ्रेज। ऑक्सिलरी भी हो सकता है, ऑक्सिलरी मीन वाज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारे जो है ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। द स्टूडेंट विल टेक एग्जाम, अ सेंटेंस मस्ट कंटेन नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, यानी एक सेंटेंस जो है उसके अंदर आपको नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। द ऑक्सिलरी इज ऑप्शनल, कि ऑक्सिलरी भी ऑप्शनल हो सकता है और मोस्टली जो है ये हेल्प करते हैं सेंस को कंप्लीट करने में। वी कैन इंडिकेट विद, इन डॉट के साथ, उसने कहा डॉट के साथ हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स कहता है सेंटेंस, नाउन फ्रेज, सीपी, टी और वीपी, ठीक है जी। उसके बाद वीपी एडवर्ब फ्रेज प्लस वर्ब नाउन फ्रेज, एनपी नाउन फ्रेज, सीपी, और उसके बाद एडवर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन, प्रेपोजिशनल फ्रेज और कॉम्प्लीमेंट फ्रेज, और उसके बाद पीपी प्रपोजिशनल फ्रेज इसको कहते हैं, नाउन फ्रेज, इसके अंदर ये हो सकता है एडजेक्टिव फ्रेज। ये जस्ट आपको ऑर्डर बता रहा है, आगे उसने आपको प्रैक्टिस जो बतानी है तो इन चीज़ों, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। द आइटम्स इन द रेड आर ऑब्लिगेटरी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो है ना रेड किए हुए, कहता है ये बहुत ज़रूरी हैं, ऑब्लिगेटरी हैं। दे आर द हेड दैट गिव्स ईच कैटेगरी इट्स नेम, ये हेड है, यानी वर्ब फ्रेज भी हेड होता है, वर्ब भी हेड होता है, नाउन भी हेड होता है, ठीक है। प्रपोजिशन जो है ये भी एक हेड होता है, एडजेक्टिव जो है ये भी हेड है, ये सारे हेड हैं। दे आर द हेड्स दैट गिव्स ईच कैटेगरी इट्स नेम, ठीक है। व्हाट इज ट्री डायग्राम, द डायग्राम प्रोवाइड अस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो हम जोड़ते हैं सेंटेंस को या उनका स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं उसके अंदर ट्री डायग्राम जो है वो उसकी एक्सप्रेशन देता है, उसका इजहार होता है जो हमने उनको जोड़ा हुआ है सेंटेंसेस को। अब देखिएगा, अ चाइल्ड कैन किक अ फुटबॉल, हम नीचे लिखते हैं अ चाइल्ड कैन किक अ फुटबॉल, असल में मैं आपको यहां लाना चाह रहा था, इसके लिए सारा वो मैंने आपको बताया। अब देखें, ये सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे, नीचे से शुरू नहीं करना, ये हमेशा टॉप डाउन होता है। आप ऊपर सेंटेंस लिखेंगी, उसके बाद नीचे हम उसको लाएंगे। ऊपर आप सेंटेंस लिखेंगी, रबिया ये जरा गौर से समझिएगा, अगर आप ये समझ गई तो समझ लें आपने इसको समझ लिया। सेंटेंस के नीचे आप देखें कि हमें पता है, सबसे पहले तो हमें पता है कि ये सेंटेंस जो आ चाइल्ड जो है ये एक नाउन फ्रेज है हमारा। कैन किक अ फुटबॉल, ये सारा हमारे पास वर्ब फ्रेज है। और जैसे उसने कहा कि एक सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी भी हो सकता है, तो ऑक्सिलरी भी इसके अंदर कैन जो है वो ऑक्सिलरी है। अब नाउन फ्रेज सेंटेंस लिखें, उसके बाद एक लाइन नाउन फ्रेज की निकालें, अगर वर्ब फ्रेज की निकालें, ये तो ऑब्लिगेटरी है, ये होना चाहिए हर सेंटेंस में। उसके बाद नीचे हम नाउन फ्रेज को ब्रेक डाउन करेंगे, तो नाउन फ्रेज के साथ नीचे हम लिखेंगे आर्टिकल, क्योंकि ए को हम आर्टिकल भी कह सकते हैं, डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। आप लिखते हैं जी ये डिटर्मिनर है। जो चाइल्ड है, नाउन फ्रेज से मैंने मजीद ब्रेक डाउन किया नाउन फ्रेज को, तो उससे नाउन जो है वो चाइल्ड को नाउन के साथ मिला दिया। ऑक्सिलरी नीचे कैन है, उसके बाद मजीद मैंने वर्ब फ्रेज के अंदर मुझे पता है कि इसके अंदर एक वर्ब भी है और इसके अंदर मजीद वर्ब फ्रेज के अंदर एक नाउन फ्रेज भी है जो कि आ फुटबॉल है। वर्ब फ्रेज से मैंने दो चीजें निकाली, एक वर्ब
और एक नॉन फ्रेज। नॉन फ्रेज इसलिए निकाला क्योंकि नीचे मैं देखता हूं तो आप फुटबॉल भी है। नॉन फ्रेज को मजीद ब्रेकडाउन किया तो उसके अंदर से एक आर्टिकल निकल आया और एक नाउन निकल आया। नाउन को मैंने फुटबॉल से मिला दिया, आर्टिकल को एक से मिला दिया। किक जो है वो बेसिकली वर्ब है, और ये कहां से निकले हैं दोनों? ये वर्ब फ्रेज से निकले हैं। वर्ब फ्रेज ओवरऑल उनका मेन नोड है, और नीचे जो है वो सब नोड आ रहे हैं। जैसे वर्ब है, जैसे नॉन फ्रेज है, नॉन फ्रेज को मजीद ब्रेक डाउन किया तो उसके अंदर से आर्टिकल निकल आया, नाउन अगर इतनी इसकी समझ आ गई है तो मैं मजीद आगे चलता हूं, क्योंकि ये जो है ये बेसिक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो रबिया का और अमरीन का इस डायग्राम के अंदर, हाँ जी, आपने क्या करना है कि जब भी कोई आपको सेंटेंस दे, ये आपकी सहूलत के लिए है। एग्जाम्पल उसने दिया ना, ऊपर ऊपर एग्जाम्पल दी होगी, जो भी आपको क्वेश्चन देगा वो ऐसे ही देगा। आपने उसको ऊपर सेंटेंस जो है आपने नीचे लिख लेना है उसको इसी तरह। तो उसके बाद पहले तो डेफिनेटली ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, ऊपर सबसे पहले आपने सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस से आपने दो चीजें निकालनी है, एक नाउन फ्रेज एक वर्ब फ्रेज। ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर ये चीजें होंगी, नाउन फ्रेज भी होगा, वर्ब फ्रेज भी, क्योंकि इसके बगैर तो सेंटेंस फॉर्म ही नहीं होता, वो उसने उसका रूल बताया। उसके बाद आपने जहां जहां नीचे आप लिख लें और थोड़ा सा देख लें, पेज जो है वो एम्पल स्पेस जो है वो छोड़ लें आप ऊपर, कि मैंने इसको ऊपर की तरफ उठाते जाना है। ठीक है, नीचे लिख लें आप, पूरा फिक्रा लिख लें, उसके बाद उसको ऊपर से मिलाते जाएं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दफा तो आपको आ जाएगा। ऊपर लिखना जरूरी नहीं है, आप नीचे लिख लें। ऊपर सेंटेंस आपने ऊपर ही लिखना है, सेंटेंस लिख के उसके बाद जो एस लिखा ऐसे लिखना है, उसके बाद नाउन फ्रेज और ये वर्ब फ्रेज निकाल लेना है। उसके बाद नीचे उसको पुल डाउन करती जाएं, जो जो आपको फील हो रहा है कि ये भाई वर्ब फ्रेज है, तो वर्ब फ्रेज के अंदर मजीद चीज़ें हैं। नीचे आपको सेंटेंस लिखा होगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी, उसको थोड़ा सा खींच के मिलाते जाएं, और इस तरह आपका एक डायग्राम। बिल्कुल ऐसे उसको आप डिफाइन करेंगे तो अगर वो पूछता है क्वेश्चन फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, उसके बाद जो आपने पढ़ा है उसको वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद जो आपको कोई क्वेश्चन देता है वो आपको देगा कि भाई इसका डायग्राम बनाएं, आपने उसका डायग्राम बनाना है। अगर आप उसका डायग्राम ठीक बना के देते हैं, बिल्कुल ठीक बनाते हैं जैसे ये बना हुआ है, अब अगर ऐसा बना देते हैं उसको तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। ये तो ऐसे समझ लें जैसे मैथ के नंबर है, इसके तो फिक्स नंबर होते हैं। इसके तो अगर आप इसको समझ लें तो ये फिक्स नंबर है। ट्री डायग्राम टर्मिनोलॉजी, ट्री डायग्राम की क्या टर्मिनोलॉजी है कि ट्री डायग्राम जो अगर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट, सब कॉन्स्टिट्यूएंट, रूट, मदर, सिस्टर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर्स एटसेट्रा, नोड, टर्मिनल नोड्स, नॉन टर्मिनल्स नोड, लेबल नोड, ब्रांच, सॉलिड, ये सारी चीज़ें, लाइन्स, जो लाइन्स नहीं हम लगाते, ये सारी, ये नोड्स का आपको पता है ना, जो हम लाइनें खींच रहे होते हैं, ये सारी नोड्स होती हैं। उसके एक मेन होता है, फिर आगे ये देखें लेबल नोड्स, ये नीचे उसने समझाया हुआ, सॉलिड लाइन ब्रांचेस, ये ब्रांचेस हैं, ये लेबल नोड्स हैं। ये जो ए है, ए से मज़ीद निकली है, फिर ई है, बी है, सी है, डी है, और उसके तरफ ये सारे ये हैं लेबल नोड्स हैं। इनको कहते हैं सॉलिड लाइंस भी कहते हैं, ब्रांचेस भी कहते हैं। जैसे ट्रीज़ की नहीं होती, एक ब्रांच उससे दूसरी निकलती है। ट्री डायग्राम टर्मिनोलॉजी है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन टर्मिनल नोड्स हैं और सब कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन टर्मिनल नोड्स हैं। ये सारे वही हैं, ट्री, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब नीचे देखें, एक और मिसाल दी है उसमें, इसको हम डिस्कस करते हैं। द ड्रंकर सेलर सल्यूटेड, द ड्रंकन सेलर सल्यूटेड। ड्रंकन जो है वो एडजेक्टिव है, सेलर नाउन है, सल्यूटेड वर्ब है। आ जाए जरा हम देखते हैं। हाँ, ये देखें जी, सबसे पहले ऊपर ऐसे लिखेंगे, उससे नाउन और एक वर्ब फ्रेज निकाल दें। ठीक है, नीचे उसने एक और दिया हुआ है, द पजल कैट, ये अलग से इसको कर लेंगे। पहले आप इसको करें, द ड्रंकन सेलर सल्यूटेड, सल्यूट किया है जी उसने, ड्रंकन सेलर ने। ऐसे लिखें, एक नाउन फ्रेज निकालें, एक वर्ब फ्रेज निकालें। हाँ जी, नाउन फ्रेज से मजीद मैंने निकाला डिटर्मिनर दा निकल आया, उसके बाद एडजेक्टिव ड्रंकन निकल आया, और फिर नाउन फ्रेज से एक और निकल आया नाउन। वर्ब निकला, वर्ब फ्रेज से क्या निकला, वर्ब।
और उसके बाद उसको मजीद ब्रेक डाउन किया, नीचे डिटर्मिनर दा है, पजल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, कैट जो है वो नाउन है, और ये सिंपल सा ये आप खुद बना सकती हैं। आपको कुछ मैं प्रैक्टिस दूंगा वो आपने बनाने हैं। टी डायग्राम टर्मिनोलॉजी आगे जी, मदर रूट है, डॉटर ऑफ ए सिस्टर है। अब एक जो रूट होता है, जो मेन होता है ना उसका, वो उसका मदर या मेन रूट होता है, उससे मजीद निकलती हैं चीज़ें। जैसे हमने पहले पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी में एक स्टेम होता है, एक रूट होता है, रूट वर्ड जो होता है उससे मजीद जो वर्ड्स निकलते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी उसने जो स्ट्रक्चर बताया है, डॉटर होती है, एक सिस्टर ऑफ ईच होती है, यानी एक उसका मेन रूट होता है, मदर रूट होता है, उसके नीचे जो उसके सब होते हैं उनको क्या कहते हैं, डॉटर की मजीद जो है वो आपस में जो उनके रिलेशन होते हैं उनको सिस्टर्स, ये नोड्स होते हैं, ये मोस्टली लैंग्वेज में समझाए जाते हैं। syntactic tree and phrase, every sentence in a language has its representation in a syntactic tree. Consider the following example of the verbal phrase. अब ये वर्ब फ्रेज जो है वो वर्ब है, नीचे उसने बताया, ये पहले भी हमने देखा, शाउटेड जो है वर्ब फ्रेज, शाउटेड हैप्पीली मैं कहूँगा तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अगर मैं कहता हूँ वर्ब किक द बॉल, तो ये वर्ब है किक, और द बॉल जो है ये नाउन फ्रेज है। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी। आगे आ जाए, syntactic tree and phrase, verb phrase shouted, it consists of only a verb thus, ये भी छोड़ दें, आगे आ जाएं। तो syntactic tree and phrase, ये नीचे ये प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ये है जी, put the book on the desk quietly. Let's suppose ये आपके एग्जाम में आ गया, वो आपको कहता है इसका ट्री डायग्राम बना दें। क्या बना दें? और आपको पता चल जाना चाहिए ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। बताएं रबिया, आप बताएं ये कौन सा सेंटेंस है। पुट द बुक ऑन द डेस्क क्वाइटली। रबिया बताइएगा जल्दी से, फिर मैं आगे चलूंगा। ये कौन सा सेंटेंस है? ये डिक्लेरेटिव है, ये इंपेरेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये और दूसरा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। ये क्या चीज़ है? नहीं पता? रबिया नहीं बोल रही। रबिया कहाँ है आप? रबिया तो है ही नहीं यहाँ पे। रबिया को ऐड करें, रबिया को ऐड करें। रबिया ऐड है, रबिया को ऐड करें, ख्याल रखा करें एक दूसरे का, फिर से समझ नहीं आएगी। वो शायद वैसे चली गई। ये इंपेरेटिव है, ठीक है जी। पुट द बुक ऑन द डेस्क क्वाइटली। अच्छा जी, वर्ब फ्रेज से मैंने दो निकाली, मजीद ब्रांचेस निकाली, नाउन फ्रेज की और प्रेपोजिशन फ्रेज की। पुट द बुक्स ऑन द डेस्क, ठीक है जी। नाउन वर्ब फ्रेज से पुट यानी पहला जो है वो है ही वर्ब फ्रेज, तो ये वर्ब फ्रेज का ही सारा हिस्सा है। मैंने बताया था जो वर्ब के बाद सारा सेंटेंस होता है वो सारा कहलाता है वर्ब फ्रेज। वो क्या कहलाता है? वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज से मैंने ये दो ब्रांचेस मेन निकाली हैं, देखिएगा। एक है वर्ब और एक वो एडवर्ब लिखा हुआ है लास्ट पे, और इसको मजीद नीचे हमने देखा तो नाउन फ्रेज निकला हुआ और प्रेपोजिशनल फ्रेज निकला है। अब देखिएगा नाउन फ्रेज के अंदर क्या है, एक डिटर्मिनर है और एक बुक है। नाउन फ्रेज से हमने मजीद जो निकालनी है ना चीज़, वो एक डिटर्मिनर होता है और एक मोस्टली नाउन होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज को मजीद ब्रेक डाउन किया तो उससे हमारे पास आ गया एक प्रेपोजिशन और एक नॉन फ्रेज। नॉन फ्रेज को मजीद पुल डाउन किया तो उससे डिटर्मिनर और द डेस्क। हम इस तरह इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। क्लास डोंट हैव टू बी स्टैंड ऑन देयर ओन, देयर आर टाइम्स व्हेन वन क्लास इज एम्बेडेड इनसाइड द अनदर। एक क्लास जो है वो दूसरे के साथ एम्बेडेड होती है। सैम सेड दैट ही किल्ड अ ड्रैगन। सैम सेड दैट, ये असल में इनडायरेक्ट फिक्रा है। कौन सा है? इनडायरेक्ट। अब देखें इसमें
नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज को मज़ीद ब्रेक डाउन किया तो उसमें से एक क्या आ गया, नाउन आ गया। और उसके बाद वर्ब फ्रेज को मज़ीद ब्रेक डाउन किया तो ये वर्ब फ्रेज निकलाया। उसके बाद इससे कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेज मज़ीद इसको कॉम्प्लीमेंट फ्रेज जो है, देखें ये कॉम्प्लीमेंट है, दैट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो जो दूसरे के साथ आपको किसी को आइडेंटिफाई कर रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। दैट ही, देखिए ना, सैम सेड दैट, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के मज़ीद हमने कॉम्प्लीमेंट फ्रेज़ को हमने जब ब्रेक डाउन किया तो उसके अंदर से एक कॉम्प्लीमेंट निकल आया और एक एस निकल आया। और इसके अंदर से नाउन फ्रेज़ है और नीचे मज़ीद इसको ब्रेक डाउन किया तो ही प्रोनाउन। उसके बाद वर्ब फ्रेज़ है किल्ड और इसको वर्ब फ्रेज़ को मज़ीद आगे नाउन फ्रेज़ इससे निकाला हमने, एक डिटर्मिनेंट निकलाया और ड्रैगन निकलाया। चीज़ वही है, थोड़ा सा हमने इसको इस पर माइंड जो है यूज़ करना है तो हम इसे कर सकेंगे। रिकर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार अक्कर होना। रूल कैन बी अप्लाइड मोर देन वन इन अ जनरेटिंग सेंटेंस। ठीक है जी। repeat prepositional phrase more than once. The apples was on the bench near the stove in the kitchens of the haunted house. Put sentence inside the sentence. This is the cat that ate the rat that ate the cheese that was sold by the woman that lived in a village that was by the river. अब देखिए एक ही चीज़ को कैसे, एक चीज़ रिपीट हो रही है उसको रिकर्जन कहते हैं। नो एंड टू रिकर्जन प्रोड्यूस लॉन्गर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। रिकर्जन ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करता है। रिकर्जन, मैरी हेल्प जॉर्ज अ सेंटेंस। कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस। कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प द, यानी एक सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस जोड़ दिया, इसे रिकर्जन कहते हैं। जॉन बिलीव दैट कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज। रिकर्जन, बात को समझें कि एक सेंटेंस जो है अगर वो उसके अंदर मजीद सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए इसको तो उसे कहते हैं रिकर्जन। द वर्ड दैट इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लीमेंट फ्रेज। CP का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट फ्रेज, कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज, ये दैट जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज, ये कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है सारा इसके, मैरी हेल्प जॉर्ज। दैट कॉम्प्लीमेंटाइजर इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फ्रेज, द कॉम्प्लीमेंट फ्रेज कम्स आफ्टर द वर्ब फ्रेज। अच्छा जी, सेंटेंस कहता है, सेंटेंस के अंदर वही बात है, फिर इसको भी अगर हमने करना है तो इसमें कहता है सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज बराबर होता है वर्ब सी कॉम्प्लीमेंट फ्रेज के। कॉम्प्लीमेंट फ्रेज जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के बराबर। कॉम्प्लीमेंट फ्रेज जी देखें जी, अब ये देखें, जॉन बिलीव दैट कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज। देखें उसने उसको रिकर्जन जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको हमने करना है थोड़ा सा हौसले से। अब सेंटेंस को हमने ब्रेक डाउन किया, इससे नाउन फ्रेज निकाला, नाउन फ्रेज को मज़ीद ब्रेक डाउन किया तो इससे फ्रेज ये नाउन निकला मज़ीद जॉन। उसके बाद सेंटेंस को हमने ब्रेक किया, ये वर्ब फ्रेज निकला, वर्ब फ्रेज को हमने ब्रेक डाउन किया तो इससे वर्ब फ्रेज से वर्ब निकला बिलीव्ड। आगे जी वर्ब फ्रेज से हमने कॉम्प्लीमेंट, जो दैट है मैंने पहले बताया ये कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट को हमने ब्रेक डाउन दिया तो इससे कॉम्प्लीमेंट फ्रेज का मतलब है कि उसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट फ्रेज को हमने ब्रेक डाउन किया तो इससे कॉम्प्लीमेंट सी निकलाया, और इसको मज़ीद ब्रेक डाउन किया तो उससे एक सेंटेंस निकला नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज को नीचे में ले आया तो फिर ये नाउन पे ले आया। उसके बाद वर्ब फ्रेज आ गया, सेंटेंस से मज़ीद निकला वर्ब फ्रेज से आगे वर्ब न्यू, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फ्रेज दैट आ गया, फिर आगे क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस जुड़े हुए हैं। इसके बाद फिर सेंटेंस आ गया मैरी हेल्प जॉर्ज, इसके सेंटेंस से नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज दोनों निकले, वर्ब फ्रेज से मजीद नाउन मैंने निकाल दिया, वर्ब फ्रेज को मजीद ब्रेक डाउन किया तो हेल्प निकला, हेल्प वर्ब फ्रेज को मजीद ब्रेक डाउन किया तो उससे नाउन फ्रेज निकला, नाउन फ्रेज से मुझे फिर जॉर्ज मिल गया नाम। तो ये इस तरह हमने रिकर्जन को करना है। हाउ टू ड्रा ट्री डायग्राम, ये सारा बाकी वही चीज़ें हैं
द वेरी, वही जो प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है पहले देखें नीचे, द वेरी क्यूट बेबी किस द नर्स ऑन द चीक। अब द जो है वो डिटर्मिनर है, वेरी जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और क्यूट जो एडजेक्टिव है, बेबी जो नाउन है, किस जो वर्ब है, द डिटर्मिनर है, नर्स जो है वो नाउन है, ऑन द ये प्रपोजिशन है, और फिर उसके बाद डिटर्मिनर और चीक जो नाउन। इसको आपने प्रैक्टिस करना है। इसको कुछ मैं आपको खुद भी सेंड करूँगा, ये बनी हुई है प्रैक्टिस, आपने इसको करके मेरे साथ कल डिस्कस करना है इसको। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर।